प्रिय दर्शकों एवं श्रोताओं, आप सबको प्रणाम। हिंदी टेल बुक में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित और आज आप सुनेंगे श्रीलाल शुक्ल जी की लिखी ये उपन्यास राग दरबारी का 28वां भाग। उम्मीद है आपने इससे पहले के सारे भागों को सुन रखा है। अगर आपने नहीं सुना तो उसे जरूर सुने। अब हम आगे बढ़ते हैं और हंसते मुस्कुराते शुरू करते हैं आज के इस भाग को। उस गांव में एक दुखी लड़का था जिसका नाम रुपन बाबू था। कुछ दिन पहले उसका रोग लंबा चौड़ा और रुतबा ऊंचा था, क्योंकि उसके बाप का नाम वैद्य जी था और इसके अलावा उसका अपना भी एक नाम था। वह 10वें दर्जे में कई वर्षों से पढ़ रहा था और विद्यार्थियों का लीडर था। तहसीलदार उसका हमजोली, थानेदार उसका दरबारी और प्रिंसिपल उसका मातहत था। वह बहुधा कॉलेज के मास्टरों के व्यवहार और आचरण से असंतुष्ट रहता था और मास्टर लोग उसे भयाना भयम भीषणम भीषणाना और पिताओं का पिता मानते थे। घर पर उसकी हैसियत एक तेज तर्राक बछेड़े जैसी थी और यह निश्चय था कि देश के राजनीतिक चारागाह में स्वच्छंद चरने वाली होनहार संतानों की तरह किसी दिन वह भी चरने की कला सीख जाएगा और बाप के मर जाने पर इधर उधर के रास्तों में साल 6 महीने बिताकर किसी दिन वह अपने बाप की जगह पर ही जुगाली करता हुआ दिखाई देगा। 5 महीने पहले उस गांव में एक लड़का आया था जिसका नाम रंगनाथ था। लोग उसके बड़प्पन को पहचानते थे क्योंकि उसके मामा का नाम वैद्य जी था और इसके अलावा उसमें अपना भी एक बड़प्पन था। उसने इतिहास में एमए पास किया था। वह देखने में भला और सीधा था, पर चाहने पर टेढ़ी बात भी कर लेता था। लगभग प्रत्येक पढ़े लिखे भारतीय की तरह वह अपने से असंबद्ध प्रत्येक घटना को घटना ही की तरह देखता और उसे भूल जाता और बाद में उसके बारे में परेशान न होता था। इतिहास पढ़ चुकने के कारण उसे राजनीतिक और सामाजिक शोषण और उत्पीड़न की बहुत सी कहानियां आती थी, पर उसके दिमाग में कभी यह न आया कि वह भी इतिहास का एक हिस्सा है और अगर चाहे तो इतिहास को बना बिगाड़ सकता है। वह देश के 95% बुद्धिजीवियों में था जिनकी बुद्धि उनको आत्मतोष देती है, उन्हें बहस करने की तमीज सिखाती है, दूसरों को क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए इस पर उनसे भाषण कराती है और ना करने के मामले में कुछ उनकी भी जिम्मेदारी है। इस बेहुदा विचार को उनसे कोसों दूर रखती है। पर जिस लड़के का नाम रुपन बाबू था, अब वह दुखी होने लगा था, क्योंकि कुछ दिनों से राजनीतिक पसंद और नापसंदगी में उसने अपनी व्यक्तिगत राय घुसेड़नी शुरू कर दी थी और इसमें जो खराबियां उसे पहले नहीं दिखती थी वे अब एक फुटबॉल की तरह उनकी पलकों से लटकी हुई नजर आने लगी थी। पहले वह कॉलेज के प्रिंसिपल को अपने पिता का गुलाम भर समझता था। अब उसे जान पड़ता था कि वह निहायत मूर्ख और जिद्दी है और मास्टरों के प्रति अपने विद्वेष को पूरा करने के लिए वह उसके पिता को गुटबंदी में खींच रहा है। कुछ मास्टर पहले उसे मूर्ख और बॉडम जान पड़ते थे, पर इधर कुछ दिनों से उसे लग रहा था कि बॉडम होते हुए भी वे बदमाश नहीं है और उनकी रक्षा होनी चाहिए। बद्री पहलवान कुछ दिन पहले उसे ताकत की आखिरी मंजिल जैसे दिखते थे और उसे उनकी ताकत का अहंकार था, पर अब उसकी निगाह आसपास के जिलों के गुंडों पर पड़ने लगी थी जो कभी कभी शिवपालगंज में आते थे और बद्री से बातचीत करके चले जाते थे। यानी उस लड़के के मन में वह बेचैनी पैदा हो गई थी जिसकी वजह से आदमी विभीषण, ट्राटस्की और सुभाष चंद्र बोस बनकर कुछ कर दिखाना चाहता है और अंत में फांसी के तख्ते पर, जेल में या जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन के संन्यास में जाकर दम लेता है। दूसरा लड़का भी कुछ अनमना सा हो रहा था, क्योंकि इन 5 महीनों में उसने देख लिया था कि जो खेल मजाक में शुरू हुआ उसमें लोगों के हाथ पांव टूटने लगे हैं और हंसकर
जो धूल दूसरों की आंखों में झोंकी गई उससे उनकी आंखें फूट गई है। जब सनीचर के प्रधान बनने की बात उठी थी या जब छोटे पहलवान जोगनाथ के खिलाफ गवाही देने गए थे तो सब कुछ मजाक जैसा दिखता था। और जब उसने देखा कि सनीचर सचमुच ही गांव सभा का प्रधान है और छोटे जोगनाथ को जेल से छुड़ाकर हंसते हुए वापस आ गए हैं तो उसे झटका सा लगा था। सनीचर की विजय के दिन उसने बहुत कुछ सोच डाला और इस दौरान उसे प्रदेश की राजधानियों में ना जाने कितने वैद्य जी और मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की कतार में ना जाने कितने सनीचर घुसे हुए दिख पड़े। जिसका नाम रुपन बाबू था, उसके मन में बेचैनी पैदा होने के दिन एक और घटना हुई थी, पर उस घटना का इस बेचैनी से कोई संबंध ना था। उस लड़के को बहुत दिन से एक लड़की की जरूरत थी और इस बात को पहचानकर उसने भूल से यह मान लिया था कि उसे सिर्फ वेला की जरूरत है। इसके बाद अपनी उस इच्छा को, जो कीड़े मकोड़ों चिड़ियों जानवरों आदि में मौसम के हिसाब से और आदमी में मौसम हो या ना हो प्रकट होती है, उसे प्रेम का नाम दे दिया था, जो हमारे शब्दकोश में शायद कविता के फरेब में आया है। उस लड़के ने यह सोचना शुरू कर दिया कि वह बेला से प्रेम करता है और पूरे तथ्यों की जानकारी ना होने से उसने यह भी सोच डाला कि बेला को उससे भी प्रेम होगा। फिर उसने बेला को एक प्रेम पत्र लिखा था, जिसका जवाब बेला ने तो नहीं दिया, पर जिसके लिए उसे खुद कई जगह और कई बार जवाब देना पड़ा। उसने जवाब देते वक्त अपनी ऐंठ को तो कायम रखी, पर भीतर ही भीतर वह झेंपता रहा। और जिस दिन उसने खन्ना मास्टर से सुना कि बेला और बद्री पहलवान की आपसी साठगांठ है और बद्री उससे शादी करने जा रहा है, तो उसके मन में बड़ी बेचैनी पैदा हुई और पता नहीं कैसे उसी बेचैनी ने उसे प्रिंसिपल, वैद्य जी, बद्री पहलवान, सनीचर सभी के बारे में उल्टा सीधा सोचने के लिए विवश कर दिया। अभी तक वह यथार्थ का प्रदर्शन करता था, अब उसके जीवन में यथार्थ के दर्शन की शुरुआत हुई। उसी के साथ दूसरे लड़के को भी एहसास हुआ कि शोषण और उत्पीड़न की कहानियां रट लेना ही काफी नहीं है, और जिस गधे की पीठ पर सारे वेदों, उपनिषदों और पुराणों का बोझ लदा होता है, वह अंतर्राष्ट्रीय विद्वत परिषद का अध्यक्ष बन जाने के बावजूद मनुष्य नहीं हो जाता। वह होने के लिए विद्वता का बोझा ढोने के सिवाय कुछ और भी करना होता है। खन्ना मास्टर ने बद्री पहलवान के प्रेम कांड की बात करने के पहले रुपन बाबू को एक और भी बात बताई थी। यह सम्मेलन होली के 3 दिन बाद चांद निकल आने पर सड़क के किनारे एक पुलिया के ऊपर हुआ। वही पुलिया जिस पर बैठकर कुछ दिन पहले रंगनाथ ने रुपन बाबू को अपने छत पर अकेले सोने के अनुभव बताए थे। खन्ना मास्टर के साथ मालवीय भी थे। दोनों पहले से ही पुलिया पर बैठे हुए थे। रुपन बाबू होली के उत्सव में निरंतर भंग पीते रहने के कारण थके हुए अपनी थकान दूर करने के मतलब से इस समय नए सिरे से भंग पीकर रंगनाथ के साथ टहलने निकले थे। पुलिया पर 2 आदमियों को बैठा देखकर उन्होंने स्वाभाविक तरीके से कहा, कौन है बे? कौन? रुपन बाबू। नमस्कार रंगनाथ जी, मैं खन्ना हूँ। दूसरा कौन है? मालवीय है। नमस्कार रुपन बाबू, आइए बैठिए। अपने मास्टर को अभिवादन का एक चलताऊ जवाब देकर रुपन बाबू पुलिया पर बैठ गए। रंगनाथ मास्टरों के दूसरी ओर जाकर बैठ गया। बिग 4 की बैठक शुरू हुई। रात के लगभग 9 बजे थे, पर कहीं खामोशी न थी। तहसील के सामने तंबोली की दुकान पर बैटरी वाला रेडियो अब भी बज रहा था और फिल्मी गानों के परनाले से अरमान, सजना, हसीन, जादूगर, मंजिल, नजर, तू कहाँ, सीना, गले लगा लो, गले लग जा, मचल मचल कर, आंधियाँ, गम, तमन्ना, परदेशी, शराब, मुस्कान, आग, जिंदगी, मौत,
बेरहम, तस्वीर, चांदनी, आसमां, सुहाना सपन, जोबन, मस्ती, उभार, इंतजार, बेजार, इसरार, इनकार, इकरार जैसे शब्द लगातार गिर रहे थे, जो भूखमरे देशों में नवजागरण का संदेश देने के लिए सब प्रकार से उपयुक्त है। इस प्रणाली के गिरने की आवाज दूर दूर तक फैल रही थी और उस पुलिया तक भी हवा का झोंका आ जाने पर पहुंच जाती थी। आसपास सियार बोल रहे थे और इससे प्रमाणित होता था कि उनमें सामूहिक रूप से रहने की शक्ति काफी मात्रा में मौजूद है और गांव के आसपास सारा जंगल कट जाने के बावजूद अपने देश में उखड़े हुए यहूदियों की तरह वे कहीं बसने के लिए आंदोलन जैसा छिड़ने वाले हैं। पर इन आवाजों को दबा देने वाली सबसे जोरदार आवाज उन ट्रकों की थी जो हॉर्न बजाते हुए 70 मील फी घंटे की रफ्तार से शहर की ओर भागे जा रहे थे। रात हो चुकी है। शहर के किसी सस्ते बार में रम की बोतलें लुढ़क रही होंगी, किसी ढाबे में गोश्त और गरम तंदूरी रोटियां तैयार हो रही होंगी और किसी जगह कोई छोकरी बीड़ी के कश लगाती हुई मेरा इंतजार कर रही होगी। ये कल्पनाएं सैकड़ों मील से आने वाले ट्रक ड्राइवर को उत्कंठित कर देने के लिए और पांव को एक्सीलेटर पर पूरी ताकत से चढ़ा देने के लिए काफी थी। नतीजा यह था कि सड़क पर हर 5 मिनट के बाद कोई ट्रक घर घर आता हुआ निकल जाता था और उसके निकलने के वक्त पुलिया पर बैठे हुए चारों महापुरुष अपनी सांस रोक लेते थे। फिर उनके निकल जाने पर हम लोग बच गए, इस इत्मीनान के साथ अपनी अधूरी बात को पूरी करने लगते थे। इन बाधाओं के बावजूद बातचीत चल निकली। खन्ना मास्टर दुखी स्वरों में रूपन और रंगनाथ से सहायता की अपील करने लगे। उन्होंने अपनी जेब से एक पर्चा निकाला और रूपन बाबू से बोले, इसे पढ़िए, देखिए आपके प्रिंसिपल ने क्या लिखा है। रूपन बाबू ने कहा, मैं अंधेरे में नहीं पढ़ सकता, आप पढ़ लेते हो तो सुनाए। तब खन्ना मास्टर ने जवानी उस पर्चे का सारांश सुनाया। उसका संबंध मालवीय के चाल चलन से था। अगर उसकी इबारत पर विश्वास कर लिया जाता तो मानना पड़ता कि मालवीय को विद्यार्थियों से प्रेम है और कुछ विद्यार्थियों से उनका प्रेम बिल्कुल शारीरिक स्तर का है। पर्चे में ऐसी कई एक घटनाएं लिखी थी जिनमें मालवीय किसी लड़के को अपने साथ शहर ले गए थे और उसे सिनेमा दिखाकर, उसके साथ रात बिताकर और उसे आगामी परीक्षा में आने वाला हिसाब का पर्चा बताकर शिवपालगंज वापस लौट आए थे। पर्चा किसी साहित्यिक उद्देश्य से नहीं बल्कि जनता को सही वाकयात बताने के मतलब से लिखा गया था। इसलिए उसकी वर्णन शैली स्पष्ट, सीधी और कहीं कहीं फूहड़ थी। पर्चे में प्रिंसिपल और मैनेजर से अपील की गई थी कि कॉलेज से ऐसे मास्टरों को कान पकड़कर निकाल दिया जाना चाहिए। खन्ना मास्टर ने पर्चे का सारांश सुनाकर रूपन बाबू से कहा, इसके बाद भी आप चाहते हैं कि हम चुप रहें, प्रिंसिपल के खिलाफ कुछ न कहें? रूपन बाबू ने भंग की झोंक में पूछा, तो इरादा क्या है? हमारे पास पूरा सबूत मौजूद है। यह पर्चा प्रिंसिपल ने छपवाया है। हम उस पर मानहानि का दावा दायर करेंगे। रंगनाथ ने कहा, बड़े शर्म की बात है। रूपन बाबू लापरवाही से बोले, देखिए, सच यह है कि एक जमाने में मालवीय जी के खिलाफ ऐसी बातें उड़ी तो थी। एक लड़के ने मुझसे खुद बताया था कि मालवीय उसे सिनेमा दिखाने को कह रहे थे। उनकी बात एक विचित्र सी आवाज ने काटी। मालवीय जी बड़े जोर से नाक साफ करने लगे थे। तब लोगों को मालूम हुआ वे काफी देर से चुपचाप बैठे हैं। खन्ना मास्टर ने तैश में आकर कहा, यही कैरेक्टर असैसिनेशन है।
एक भले आदमी को इस तरह बदनाम किया जा रहा है। आपसे हमदर्दी की आशा थी और आप भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। रुपन बाबू निर्दयता पूर्वक बोले, मैंने तो जो सुना वह कह दिया। मास्टर लोग ऐसी हरकतें तो करते ही रहते हैं। यह शिकायत सही भी हो तो वैसी नई नहीं है, पर मैं इस तरह की पर्चेबाजी का विरोध करता हूँ। आप इत्मीनान रखें, मैं इसका खुलेआम विरोध करूंगा। खन्ना कुछ और गर्म हो उठे, बोले, रुपन बाबू, आप वही बात दोहराते जा रहे हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ। मालवीय के खिलाफ यह झूठा प्रोपेगेंडा है, यह कैरेक्टर असैसिनेशन है। कोई किसी के लिए कुछ भी कह सकता है, यह भी कोई बात हुई? वे बोलते रहे, देखिए, कहने को तो लोग बद्री पहलवान के लिए भी कहने लगे हैं, ना जाने क्या अंट संट बक रहे हैं, पर मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। रंगनाथ ने ही पहले पूछा, बद्री दादा के बारे में वे क्या बक रहे हैं? तब इधर उधर की भूमिका बांधकर खन्ना मास्टर ने उन्हें बद्री का प्रेम कांड सुनाया, जिसे उन्होंने एक विद्यार्थी से सुना था और जिसे उस विद्यार्थी ने अखाड़े के एक पहलवान से सुना था, और उस पहलवान ने पता नहीं किससे सुना था। खन्ना मास्टर ने रुपन और रंगनाथ को जो रिपोर्ट दी, उसमें और बातों के साथ यह भी जुड़ा था कि गया दिन लड़की का ब्याह किए बिना ही 7-8 महीने के बाद नाना बनने वाले हैं और रुपन बाबू को उपहार के रूप में एक भतीजा मिलने वाला है। खबर इतनी जोरदार थी कि रुपन बाबू पुलिया के नीचे गिरते गिरते बचे और रंगनाथ ने यह कहकर बात उड़ाने की कोशिश की कि यह भंग का असर है, पर यह स्पष्ट था कि रुपन बाबू लड़खड़ा गए थे। कुछ देर बाद जब वे प्रकीर्तिस्थ हुए तो उन्हें बहुत सी ऐसी बातें दिखी जिन पर उनकी अब तक निगाह नहीं पड़ी थी। उन्हें याद पड़ा कि बद्री पहलवान इधर कई दिनों से छत पर कसरत करने के लिए काफी देर रुके रहा करते थे और उस वक्त जीने का दरवाजा ऊपर से बंद कर लेते थे। उन्हें यह भी स्पष्ट हो गया कि उस दिन रात को कौन सी लड़की रंगनाथ की चारपाई पर आई थी। रुपन बाबू को अब सचमुच भंग की गर्मी का एहसास हुआ और वे बेचैन होकर इधर उधर देखने लगे। रंगनाथ और खन्ना मास्टर में प्रिंसिपल और उनके साथियों के विरुद्ध चलने वाले 107 के मुकदमे की चर्चा हो रही थी। खन्ना ने आत्मदया के महाकाव्य में एक नया अध्याय लिखना शुरू कर दिया था। रुपन बाबू थोड़ी देर चुप रहकर उन्हीं लोगों को गौर से देखते रहे। उन्होंने देखा कि खन्ना मास्टर पहले की अपेक्षा अब दुबले हो गए हैं और मालवीय जी जो इतनी देर से चुप बैठे थे वास्तव में चुप नहीं हैं, बल्कि रो रहे हैं। रुपन बाबू को गुस्सा आया, पर किस पर यह स्पष्ट नहीं था। साथ ही उन्हें इन मास्टरों पर और स्वयं अपने ऊपर तरस भी आया। वे प्रिंसिपल को अनर्गल गालियां बकने लगे और जब रंगनाथ ने उन्हें समझाने की कोशिश की और मास्टरों को पहले की तरह बताना चाहा कि यह कुछ नहीं, सिर्फ भंग का असर है, तो रुपन बाबू ने उसे घुड़ककर चुप कर दिया। शहर के एक कोने में ऊंची चहार दीवारी से घिरा हुआ एक लंबा चौड़ा बंगला था, जिसकी बनावट से ही लगता था कि वह किसी ताल्लुकेदार को किराए पर रहने के लिए उठा दिया था। बंगले के एक कोने वाले कमरे में जिला विद्यालय निरीक्षक का दफ्तर था। उसे छोड़कर बाकी बंगले में उनका निवास स्थान था। उनके रहने के पूरे हिस्से का किराया सरकार उसे दफ्तर समझकर देती थी। दफ्तर का पूरा किराया जिला विद्यालय निरीक्षक अपने मकान के नाम पर देते थे। इस तरह के मैत्रीपूर्ण समझौते को अंग्रेजी में ऑफिस कम रेजिडेंस कहा जाता है। हिंदी में उसे ऑफिस कम रेजिडेंस ज्यादा कहते हैं। दफ्तर से यानी कोने वाले कमरे के दरवाजे से वैद्य जी, प्रिंसिपल साहब और रुपन बाबू बाहर निकले। बाहर से देखने वालों को यही लगता जैसे 3 चोर बंगले के अंदर कोई करिश्मा दिखाकर गुसल खाने के रास्ते बाहर भागे जा रहे हो। 10-5 कदम चलकर उनकी चाल भारी हो गई और वे लोग इधर उधर देखकर लॉन की लंबाई, चौड़ाई
और वाटिका की शोभा का निरीक्षण करने लगे। पोर्टिको पर निगाह डालकर रुपन बाबू ने कहा, इंस्पेक्टर साहब की कार बिल्कुल खचड़ा हो रही है। प्रिंसिपल ने उसे उछलती निगाहों से देखा, बोले, भत्ते पर कुछ रोक लगा दी गई है। तभी रुपन बाबू ने चारों ओर लॉन, बाग, इमारत देखकर कहा, जो भी हो ठाठ है, सभी कुछ फोकट। फाटक पर एक चपरासी दिखा। प्रिंसिपल साहब को देखकर उसने खास किस्म से मुंह बनाया। प्रिंसिपल ने दूसरे किस्म का मुंह बनाकर अपना सर गोल मोल घुमाया। चपरासी ने तीसरे किस्म का मुंह बनाया। तब प्रिंसिपल ने जेब से एक अठन्नी निकालकर उसे देते हुए कहा, अब भाई रोज रोज मांगोगे? चपरासी ने सभ्यता पूर्वक कहा, आप ही लोगों का दिया खाता हूं। रुपन बाबू बोले, इसमें क्या शक है? वैद्य जी उन्हें कड़ी निगाह से देखकर चुपचाप सड़क पर आ गए। रुपन बाबू की प्रसन्नता में कोई फर्क नहीं पड़ा। वे प्रिंसिपल से हल्के ढंग से कहते रहे, ऐसे मौके पर 2 आने से ज्यादा देना ठीक नहीं है। उतने में 2 पान आ जाते हैं, फोकट में इतना बहुत है। यह शहर का वह भाग था जिसे अंग्रेज लोग सिविल लाइंस कहकर अपने उत्तराधिकारियों और मानस पुत्रों के लिए छोड़ गए थे। सड़क पर आम दरख्त बहुत कम थी। कभी कभी कोई चमचमाती हुई कार, चाहे सरकार के पैसे की हो, चाहे उधार के पैसे की, चाहे फोकट, जुम से निकल जाती थी और पैदल चलने वाला भाग्य और भगवान के सहारे अपने बच जाने पर प्रसन्न होता हुआ एक किनारे दुबक जाता। कभी कभी कोई खचड़ा कार धीरे से भड़भड़ाती हुई निकलती, जो असली प्राइवेट कार होती। काफी भत्ता ना खाने से वह दुबली पतली अनीमिया की बीमार जैसी जान पड़ती। शाम के 4 बज रहे थे। चौथे दर्जे के सरकारी अफसर ऊंचे अफसरों के बच्चों को अपनी साइकिलों पर लादे हुए किर्र किर्र करते सड़क पर चले जा रहे थे। बच्चे अंग्रेजी स्कूलों से लौटकर वापस आ रहे थे। सबको अपने घर पहुंचकर कोई ना कोई महान संदेश पहुंचाना था। अगर तुम्हारी मम्मी तुमको दूसरा ड्राइंग कॉपी नहीं खरीदेगा तो तुमको कल पनिश मिलेगा। इस वक्तव्य पर 2 बच्चे बहस करते चले जा रहे थे। एक साइकिल के डंडे पर था, दूसरा कैरियर पर। उनके बीच में साइकिल की गद्दी पर एक बावर्दी चपरासी था। वैद्य जी इतनी देर बाद बोले, और जब बोले तो उनकी आवाज भरी भरी थी। इन बालकों की शिक्षा देखिए और एक हमारे ग्रामीण स्कूलों के बालक, कितना अंतर है। प्रिंसिपल साहब के दोनों हाथ पतलून की जेब में चले गए। छोटे मुंह से कोई बड़ी बात कहने की तैयारी हो गई। बोले, सोचता हूं ना हो तो अगली जुलाई से अपने कॉलेज में भी लड़कों के लिए यूनिफॉर्म का चलन चला दिया जाए। बड़ा उत्तम विचार है, वैद्य जी ने कहा। रुपन बाबू पीछे प्रिंसिपल साहब से बोले, कौन सी यूनिफॉर्म चलाइएगा, इस चपरासी वाला या उन लड़कों वाला? प्रिंसिपल साहब बोले, रुपन बाबू, मैं पूरा सोशलिस्ट हूं, दोनों को एक समझता हूं। मैं आपको मिलाकर तीनों को एक समझता हूं। वे लोग कुछ देर चुपचाप चलते रहे। प्रिंसिपल साहब ने वैद्य जी से कहा, इंस्पेक्टर साहब के घर से पीपा वापस नहीं आया। वैद्य जी गंभीरता पूर्वक चलते रहे। सोचकर बोले, 10 सेर के लगभग तो होगा ही। जब इतना घी दे दिया तो पीपे का क्या शौक। प्रिंसिपल हंसे, बोले, ठीक है, जाने दीजिए। जब गाय ही चली गई तो पगहे का क्या अफसोस। वही तो।
वैद्य जी और भी गंभीर हो गए और कथा बाँचने लगे। जब हाथी का दान कर दिया तो अंकुश का क्या झगड़ा। राम ने जब विभीषण का राज तिलक किया तो जामवंत बोले कि महाराज, सोने का एक भवन तो अपने लिए रख लिया होता। उस पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज क्या कहते हैं कि हे जामवंत, विक्रीते करीणी किम अंकुशे विवादा। हाथी बेच देने पर अंकुश का क्या झगड़ा। प्रिंसिपल के मन से जैसे एक कांटा उखड़ गया। किसी उच्च कोटि के भाग्यवादी की तरह सिर हिलाकर उन्होंने बहादुरी से कहा, तो ठीक है, जाने भी दीजिए। क्या रखा है इस पीपे में? रुपन बाबू बोले, पर बात उसूलन गलत है। उन्हें पीपा वापस कर देना चाहिए था। हर बार नया पीपा कहां से लाया जाएगा? उन्होंने प्रिंसिपल साहब से आग्रह पूर्वक पूछा। आपको कुछ कहते हुए झिझक लगती हो तो मुझे हुक्म दीजिए, मैं वापस मांग लाऊं। पर उन्हें किसी ने हुक्म नहीं दिया। वे लोग बाजार में आ गए थे। आज भी हिंदुस्तानी शहरों में दो तरह के बाजार होते हैं, एक काले यानी नेटिव लोगों का और दूसरा गोरा शाही बाजार या दूसरे किस्म का बाजार था। यहाँ अंग्रेजी सिनेमा घर, शराब खाने, होटल और चमकदार दुकानें थी। बिजली के झिलमिलाते हुए विज्ञापन थे जिनके प्रिय विषय सिगरेट और शराब थे। यहाँ आकर लगता था कि देश में रोटियां भले ही ना मिले, केक इफरात से मिल जाते हैं, और अगर तुम्हारा गला पानी न मिलने के कारण सूख रहा है तो तुम बियर पीकर तरोताजा हो सकते हो, और अगर जरूरत पड़े तो मद्य निषेध पर भाषण भी फटकार सकते हो। संक्षेप में, यहाँ आने से यही लगता था कि तुम्हें खाने पीने पहनने ओढ़ने का कष्ट तभी तक है जब तक कि तुम जनता हो, और अगर तुम इन कष्टों से छुटकारा चाहते हो तो जनतापन छोड़कर बड़प्पन हथियाने की कोई तरकीब निकालो। एक जगह फुटपाथ पर धोती कुर्ता टोपी वाले 4-6 महाशय टहल टहल कर गप लड़ा रहे थे और अपने आप से बहुत खुश थे। कभी कभी खुशी के अतिरेक में वे एक दूसरे के पैर के पास पान की एक लंबी पीक थूक देते थे। रुपन बाबू, जिनका जन्म अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद हो जाने के बाद हुआ था, बड़े विश्वास से बोले, खुदा अपने गधों को जिलेबियां खिला रहा है, हर शाख पे उल्लू बैठा है। ये काव्य जनसाधारण में बहुत ही प्रचलित और विख्यात है, और इन्हें कहकर रुपन बाबू ने कोई बड़ी मौलिकता नहीं दिखाई थी, पर उन्होंने जिस अंदाज से कहा उससे लगा कि वे गंभीर होते जा रहे हैं। प्रिंसिपल ने उन्हें पुचकारा और वैद्य जी से कहा, चलिए महाराज, कुछ खा पी लिया जाए, लड़के की तबीयत उखड़ रही है। उन्होंने सबसे पहले पान की दुकान खोजने का विचार किया। हिंदुस्तानी के लिए यह कोई कठिन बात नहीं। रॉबिन्सन क्रूसो के बजाय कोई हिंदुस्तानी किसी एकांत द्वीप पर अटक गया होता तो फ्राइडे की जगह वह किसी पान बनाने वाले को ही ढूंढ निकालता। वास्तव में सच्चे हिंदुस्तानी की यही परिभाषा है कि वह इंसान जो कहीं भी पान खाने का इंतजाम कर ले और कहीं भी पेशाब करने की जगह ढूंढ ले। पर इस बाजार में पान की दुकान खोजने की जरूरत ना थी, दुकानें खुद आदमी को खोजती थी। यहाँ पान की दुकानें आगे की ओर थी और पान की दुकानें पीछे की ओर थी, और दाईं ओर और बाईं ओर भी पान की ही दुकानें थी। ये तीनों आदमी बिल्कुल अपने सामने की दुकान के पास जाकर खड़े हो गए। बड़े से शीशे में वैद्य जी ने अपने साफे का कोण ठीक किया। रुपन बाबू ने आंख दबाकर मुस्कुराने की कोशिश की और प्रिंसिपल साहब पान वाले से बातें करने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, 3 गिलास जरा गाढ़े मेल के हों। वैद्य जी ने मासूम बनकर पूछा, क्या है, क्या है? प्रिंसिपल साहब ने कहा, कुछ नहीं,
बस यही पान के पहले पानी का इंतजाम हो रहा है। तंबोली ने भंग घोलकर 3 गिलासों में डाली। प्रिंसिपल साहब बोले, जरा काली मिर्च और बादाम बोलता हुआ होना चाहिए। तंबोली की दुकान पर एक अत्यंत सुंदर और स्वस्थ नौजवान की फोटो लटकी थी, जो यकीन किया जाता था उस थुलथुल और बेहुदा आदमी की 10-15 साल पहले की तस्वीर है। रुपन बाबू ने प्रिंसिपल साहब की कोहनी छूकर कहा, यहाँ खंडहर भी नहीं है जो बताते कि इमारत बुलंद थी। प्रिंसिपल साहब ने कहा, ओह, किसी दूसरे की तस्वीर होगी। तंबोली ने इस अपमान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, सिवाय इसके कि भंग बनाने के काम में तेजी आ गई और पूरा काम वह पहलवानी ढंग से करने लगा। रुपन बाबू इस डर से कि चुराकर भंग बेचने के जुर्म में कोई पुलिस का आदमी तंबोली का चालान न कर दे, इधर उधर देखने लगे। चारों तरफ अंग्रेजी की बहार थी। अंग्रेजी के विज्ञापन, अंग्रेजी ही में दुकानों के नाम, गंदे कॉलर वाले क्लर्क, लकदक कपड़ों वाले व्यापारियों की औलादें, आवारा जैसे घूमने वाले बहुत से राजनीतिक कबाड़ी, निगाह से ही सारी दुनिया को परास्त करने वाले ठुड्डी ऊंची किए हुए छके छकाए अफसर, सभी अंग्रेजी बोल रहे थे। अंग्रेजी पोशाक में लोग तने हुए आते थे और तने हुए निकल जाते थे। एक अंग्रेजी सिनेमा के पोस्टर पर एक विलायती औरत लगभग नंगी एक तख्ते पर अधलेटी पड़ी हुई चूमी जा रही थी। 2-4 काले कलूटे मैले कुचैले बच्चे पास खड़े हुए उसका मुआयना कर रहे थे। पास की किसी ग्रामोफोन वाली दुकान पर पॉप म्यूजिक का एक रिकॉर्ड बज रहा था और कुछ छोकरे यह भूलकर कि जो गेहूं उन्होंने खाया है वह अपनी गरीबी का कोड़ दिखाकर बाहर से मंगाया गया है, हाथ पांव उल जलूल ढंग से चला चलाकर मस्त हुए जा रहे थे। रुडयार्ड किपलिंग का धड़ ऊपर और सिर नीचे लटकाकर पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियां विराट रूप से मिल रही थी। 2 लड़कियां झबरे बालों, चूड़ीदार पायजामों और जिस्म को पहलवानी ढंग से तान देने वाले कुर्तों में लैस अंग्रेजी में बात करती चली जा रही थी। रुपन बाबू के मन में आया कि दोनों को दबोच कर कहीं भाग जाए। अपनी इस जंगली इच्छा को उदात्त रूप देकर उन्होंने प्रिंसिपल साहब से कहा, देखा आपने, लगता है सब विलायत से आई हैं, उन्हीं के पेशाब से पैदा हुई हैं। प्रिंसिपल साहब इस निरशास्त्रीय बहस में नहीं घुसे, सिर्फ वैद्य जी को सुनाने की गरज से बोले, इस खन्ना मास्टर की सोहबत का असर तुम्हारे ऊपर चढ़कर बोल रहा है रुपन बाबू, तुम भी अश्लील बोली बोलने लगे हो। रुपन बाबू ने भंग का गिलास दुकान पर ठनाक के साथ रख दिया। बोले, पेशाब अश्लील चीज है। बात पेशाब की नहीं, खन्ना मास्टर की सोहबत की है। रुपन बाबू अपने पिता की ओर मुखातिब हुए। बोले, आप जरा इन प्रिंसिपल साहब को टोक दीजिए, ये खन्ना मास्टर की बात यहाँ ना उठाए, नहीं तो मैं अगर साफ साफ कहना शुरू कर दूंगा तो इनको भागे राह ना मिलेगी। वैद्य जी शांति और क्षमा के देवदूत की तरह अपने पंख फड़फड़ाकर अर्थात मूंछों पर गिलास से निकलकर आए हुए द्रव को दोनों ओर से पोंछकर बोले, मुझे बीच में ना डालो रुपन, प्रिंसिपल साहब को बड़ा खेद है कि तुम अब खन्ना की ओर से बोलने लगे हो, स्वयं बात करके यह विषय निपटा लो। वे लोग रिक्शा स्टैंड की ओर जा रहे थे। यह सुनते ही रुपन बाबू अपनी जगह रुक गए। झोला फुटपाथ पर रखकर उन्होंने प्रिंसिपल साहब से कहा, तो आओ प्रिंसिपल साहब, पहले खन्ना के मामले को ही निपटा लिया जाए। प्रिंसिपल साहब ने दूसरी ओर मुंह फेरकर चलते चलते कहा, फिर कभी। रुपन बाबू तैश में आकर बोले, आज का काम कल पर छोड़ने वाले चिड़ीमार कहीं और रहते होंगे, इस बात का निपटारा अभी होगा,
कभी पर छोड़ दिया तो फिर कभी नहीं होगा। वैद्य जी को एक पीपल के पेड़ के नीचे रखा हुआ शिवलिंग दिख गया था। उसके ऊपर एक छोटे मॉडल का मंदिर बना दिया गया था। शिवलिंग देखते ही वैद्य जी भक्ति से आतुर हो गए। यह गोरा शाही बाजार है जिसमें भगवान का नाम छिपाकर लेना चाहिए। विवेक की यह बात भूलकर वे पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गए और भरे गले से शंकर की स्तुति बांचने लगे। फुटपाथ पर प्रिंसिपल साहब और रुपन बाबू कल का काम आज करने के लिए खड़े हो गए। वैद्य जी ने आंखें मूंद ली। पीठ पीछे मोटरें आती जाती रही और लड़कियों की अंग्रेजी से सनी हुई आवाजें हवा में तड़प पैदा करती रही। खिलौने वाले किसी सिनेमा में किसी खिलौने वाली ने जैसी ट्यून बजाई थी उसी की नकल पर कर्ण विस्फोटक संगीत की रचना करते रहे, पर जिस तरह विरोधी पक्ष की चीख पुकार और गाली गलौज को निस्सार मानकर असली मिनिस्टर कुनबा परस्ती के रास्ते पर सीधा चलता रहता है, उसी निर्लिप्त भाव से वैद्य जी भी इन आवाजों को अनसुना करके शंकर जी की प्रार्थना में लगे रहे। हजारों स्त्रोतों की जड़ी बूटियों को कूट पीसकर उनकी प्रार्थना का जो कपड़ छान चूरन निकला वह इस प्रकार था। हे शंकर, शत्रुओं को मारो, तुम रुद्र हो, मन्युमय हो, अखिल सृष्टि में संहारक भाव से सन्निविष्ट हो। गांव में रामाधीन भीखम खेड़वी कॉलेज की मैनेजरी का चुनाव हार चुका है। उसने डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के यहाँ प्रार्थना पत्र भेजा है कि चुनाव तमंचे के जोर से हुआ है। पुलिस कप्तान के यहाँ भी उसने शिकायत की है। तुम भंग और धतूरा खाते हो। हे शंकर, इन हाकिमों की भ्रष्ट बुद्धि में तुम अपना भंग और धतूरा डालकर उसे कुछ और भ्रष्ट कर दो। उन्हें हमारे पक्ष में लिखने को प्रेरित करो। हे भूतनाथ, रामाधीन भीखम खेड़वी को मारो। हे त्र्यंबक सुगंधिमय पुष्टिवर्धन, मुझे मृत्यु के संग से वैसे ही तोड़ दो जैसे डंठल से खीरा तोड़ा जाता है, पर अमृतत्व से मेरा साथ ना तोड़ो। और हे शिव, शत्रु को तुम अमृत तत्व के डंठल से तोड़कर मृत्यु के अंधकूप में ठेल दो। तुम सेवक की बाधा को अपनी बाधा मानते हो। तुम मुझ सेवक के सेवक सनीचर की बाधा दूर करो। प्रधान के चुनाव के विषय में उसके विरुद्ध शत्रु ने चुनाव याचिका प्रस्तुत की है, उसमें सनीचर को विजय दो। यदि शत्रु याचिका वापस ना ले तो उसे मारो। हे उमापति जगत कारण पन्नग भूषण शिव, राम स्वरूप कोऑपरेटिव सुपरवाइजर के सवाल को उठाकर शत्रुगण यूनियन में गबन की बात कर रहे हैं। वे चिल्ला रहे हैं कि उसमें मेरा भी हाथ था। कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर नीच, धूर्त एवं ईमानदार है और हाथ नहीं चढ़ रहा है। पिछली बार वह मुझे अकेले में भय दिखा गया है। तुम इस कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर को मारो। हे रुद्र, दिवी लोक में तुम्हारा अस्त्र वर्षा है, अंतरिक्ष में तुम्हारा अस्त्र वायु है, भूलोक में तुम्हारा अस्त्र अन्न है। शत्रु को तुम चाहे बिजली गिराकर, चाहे आंधी चलाकर, चाहे कॉलरा या गैस्ट्रोइंट्राइटिस से, जिस किसी अस्त्र से तुम्हें सुविधा हो उसी से मारो। हे शिव, हे महेश, मैं तुम्हारा ध्यान करता हूँ। तुम परानंदमय हो, अपने तेज से नवोवकाश में व्याप्त किए हो, अतीन्द्रिय हो, सूक्ष्म हो, अनंत हो, आद्य हो, निसंग हो, निर्लिप्त हो। इसलिए हे शिव, शत्रुओं को मारो। वैद्य जी ने बड़ी ही दीनता से शंकर की वंदना की। इतने बड़े शहर में तरक्की और तरमाल पाने की इच्छा से पीड़ित सैकड़ों अफसर सवेरे 5 घंटे तक पूजा घर में बैठे बैठे जितनी दीनता एक साथ मिलकर भी नहीं निकाल पाते होंगे, उससे ज्यादा दीनता अकेले वैद्य जी ने रास्ते में खड़े खड़े 5 मिनट के भीतर निकालकर शंकर जी के सामने पेश कर दी। पर इफरात हो जाने के कारण उनका बाजार भाव गिर गया है। शायद इसलिए दीनता की उत्तम क्वालिटी और मात्रा का शंकर जी पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा। शिवलिंग जैसा था वैसा ही अटल रहा। उससे एक चिंगारी तक नहीं निकली, एक माला तक नहीं नीचे खिसकी। वैद्य जी ने जब आंख खोली तो देखा भौतिक जगत वैसा ही है जैसा उनके आंख मूंदने के पहले था।
फर्क यही था कि 10 गज की दूरी पर रूपन बाबू चीख चीख कर प्रिंसिपल से बात कर रहे थे। तुम बड़े तीसमार खां बने हो, मुझे खन्ना का लौंडा बताते हो। मैं किसी साले के गुट में नहीं हूं, मैं सिर्फ सच्चे का साथ देता हूं। क्या समझे प्रिंसिपल साहब? प्रिंसिपल साहब बड़े की तरह हंसकर बोले, बहुत हो गया रूपन, अब चुप हो जाओ। अभी तो कुछ नहीं हुआ है प्रिंसिपल साहब, कह देता हूं, जो तुमने 107 का मुकदमा चलवाया है उसमें कल ही सुलह हो जानी चाहिए। कल के बाद अगर इसकी पेशी पड़ी तो समझ लेना सभी स्टूडेंट इनकलाब जिंदाबाद पर उतर आएंगे, तुम्हारी पार्टी बंदी वहीं धरी रह जाएगी। रूपन, वैद्य जी ने नजदीक आते हुए कड़ी आवाज में पुकारा, पर उन पर वैद्य जी की मौजूदगी का असर नहीं हुआ। वे बोले, पिताजी, मैं तब तक नहीं बोला था। खन्ना मास्टर का और प्रिंसिपल साहब का जब झगड़ा हुआ मैं वही मौजूद था, बल्कि मैंने ही बीच बचाव कराया था। यह 107 का मुकदमा बिल्कुल झूठा है, खन्ना मास्टर को फंसाने के लिए चल रहा है। स्टूडेंट समाज इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा। वैद्य जी ने ठंडी आवाज में कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घर चलकर इस पर विचार कर लेंगे। ना जाने प्रिंसिपल साहब को क्या हो गया, वे एकदम से चीख कर बोले, विचार तो कर लीजिएगा महाराज, पर रूपन ने यहाँ बीच बाजार में मेरी बेइज्जती की है। खन्ना के पीछे इन्होंने मुझे क्या क्या नहीं कहा, अब क्या बताऊं। मिसेज खन्ना ने इनका दिमाग बिगाड़ दिया है। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है अब मैं क्या बताऊं। वैद्य जी ने गंभीरता से कहा, बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब जानता हूं। वे चलने को हुए, पर रूपन बाबू ने उन्हें रोक कर कहा, अब पिताजी यह बात यहीं तय हो जानी चाहिए। बोलिए, आप क्या जानते हैं, बोलिए बोलिए, मिसेज खन्ना को इस बातचीत में आपने क्यों घसीटा है। वैद्य जी रुक गए। उन्होंने नाटकीय शैली में प्रिंसिपल की ओर देखा। उस निगाह ने प्रिंसिपल को जीत लिया। फिर उसी शैली में उन्होंने रूपन बाबू को देखा। कोई सिलिर विलिर टाइप का आदमी होता तो वह उस निगाह के आगे वही ढह जाता, पर रूपन बाबू इस मामले में अपने बाप के भी बाप थे। लपलपाते हुए बोले, बोलिए ना, रुक क्यों गए। वैद्य जी ने सांस भरकर कहा, मैं जानता हूं रूपन, तुम अचानक अपने गुरु से क्यों द्रोह करने लग गए हो और खन्ना मास्टर तुम्हारे क्यों साथी बन गए हैं। स्पष्ट बात तो यह है कि मुझे तुम्हारा वहां आना जाना उचित नहीं जान पड़ता। रूपन बाबू कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। फिर उन्होंने गले में लगे हुए रुमाल को कसा, हाथ में झोला लटकाते हुए बोले, समझ गया, आप मेरे कैरेक्टर पर शुभा करते हैं, मैं सब समझ गया। वे उंगली उठाकर भविष्यवाणी करने वाले पोज में बोले, इन्हीं प्रिंसिपल साहब ने आपके कान भरे हैं, मैं जानता हूं इसका नतीजा अच्छा ना होगा। अचानक उन्होंने घूम कर कहा, और बद्री दादा, गांव भर में उनकी थोड़ी थोड़ी हो रही है, वे बेला को अपने घर बैठाले ले रहे हैं, उनसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती उनके कैरेक्टर पर। प्रिंसिपल ने समझ लिया कि अब बिजली गिरने वाली है। इसके पहले कि अपने बड़े लड़के की बदचलनी की शिकायत सुनकर वैद्य जी फुटपाथ पर बेहोश होकर गिरे, प्रिंसिपल ने रूपन बाबू को रोक कर कहा, क्या बक रहे हो रूपन बाबू, होश में आओ। वैद्य जी से बोले, जाने भी दीजिए महाराज, रूपन बाबू अभी लड़के हैं, कहीं कुछ सुन लिया उसी को चिल्लाते हुए घूम रहे हैं। पर वैद्य जी को प्रिंसिपल की ओर से इस लीपापोती या सांत्वना की जरूरत ना थी। रूपन बाबू के आवेश को वे शांति और गंभीरता के साथ झेल रहे थे। उनके चेहरे पर मूंछ की 2-3 फड़कनों के सिवाय कोई भी आकार विभ्रम नहीं दिखाई दिया। रूपन बाबू जोश में बद्री के प्रेम कांड की भर्त्सना करने लगे,
पहले वे उसके इतिहास में घुसे, बाद में उन्होंने मसले की तत्कालीन परिस्थिति से संबंधित कुछ तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत किए। अंत में उन्होंने वैद्य जी की सब देखते हुए ना देखने की कायर और पक्षपातपूर्ण नीति की निंदा की। उन्होंने यह प्रमाणित करना चाहा कि वैद्य जी उनके और बद्री के साथ दोहरे मानदंड लागू कर रहे हैं, जो प्रजातंत्र की मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है। बात समाप्त करते करते उनका चेहरा तमतमा गया, होंठ फेन से गीले हो गए और आंखें मिचमिचाने लगी। प्रिंसिपल साहब पहले ही सांत्वना के शब्दों को बेकार समझकर अपना माल खिसियाए हुए मेवा फरोश की तरह अपने झोले में समेट चुके थे। वैद्य जी पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया न देखकर रुपन बाबू भी चुप हो गए और किसी तरकीब से कतराने की सोचने लगे। वैद्य जी ने पूरी बात शांत भाव से सुन ली थी, गोया वह रुपन बाबू की आवेशपूर्ण प्रलाप न होकर गीता के समत्व योग का निचोड़ हो, जिसे उन्हें फुटपाथ पर बड़े प्रेम से पिलाया जा रहा हो। रुपन के चुप हो जाने पर उन्होंने प्रिंसिपल साहब से कहा, चलिए स्टेशन वापस चला जाए, गाड़ी का समय हो रहा होगा। रुपन बाबू अपने पिता के इस शांतिपूर्ण रवैये के सामने लड़खड़ा गए थे। अचकचाते हुए उन्होंने अनिश्चय के साथ कहा, मैं रुक रहा हूं, रात की गाड़ी से आऊंगा। उनकी बात अनसुनी कर दी गई। तनाव कम करने के लिए प्रिंसिपल ने उसी विषय पर ठंडे ढंग से कुछ कहना चाहा। कहा, बद्री पहलवान के बारे में। वैद्य जी ने उन्हें हाथ के इशारे से चुप कर दिया, फिर सरल ढंग से बोले, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं निर्णय कर चुका हूं। रुपन बाबू को उत्सुकता ने झिंझोड़ दिया, पर वे बेरुखी दिखाने के लिए कुछ दूर पर खड़े खड़े सड़क की आमदरफ्त देखते रहे। वैद्य जी ने इतनी ऊंची आवाज में कि जिनकी दिलचस्पी नहीं है वे भी सुन ले, कहा, मैं इतना पुरातनवादी नहीं हूं। गांधी जी अंतरजातीय विवाहों के पक्ष में थे, मैं भी हूं। बद्री और बेला का विवाह सब प्रकार से आदर्श माना जाएगा, पर पता नहीं कि गयादीन की क्या प्रतिक्रिया है, देखेंगे। कहकर उन्होंने रुपन बाबू की ओर देखा। रुपन बाबू को उनसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। वे बुदबुदाकर बोले, मैं जाता हूं। प्रिंसिपल साहब भी इस प्रेम कांड का इतना सीधा अंत देखने को तैयार न थे। घबराहट में उनके मुंह से अवधि निकल पड़ी। बोले, और महाराज, हम तो पहले हे से समझे बैठी रही, आप जैस सुधारवादी मनई। कहते कहते उन्होंने एक रिक्शे वाले को आवाज दी। वैद्य जी ने कहा, यह क्या, आप नहीं जानते मैं रिक्शे पर नहीं चढ़ता, तांगा बुलाइए। प्रिंसिपल ने भूल के लिए क्षमा मांगी। वैद्य जी ने कहा, रिक्शे का चलन इस देश के लिए कलंक है, आदमी होकर आदमी पर बैठना। कुछ देर में वे दोनों तांगे पर बैठकर स्टेशन की ओर चल दिए। रिक्शे के बहिष्कार मात्र से रिक्शा चालकों की कलंकपूर्ण समस्या अपने आप सुलझ गई। अभी आप सुन रहे थे श्री लाल शुक्ल जी की लिखी ये उपन्यास राग दरबारी का 28वां भाग। आपको ये भाग कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। हम जल्द ही इसके अगले भाग के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।